अस्सलाम वालेकुम जी। 2022 2022 कहते हैं कि 2022 के पहले प्रोग्राम में आपको मैं शफीक अमान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद साहब के साथ खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि ये साल जो है आपके लिए बड़ी रहमतें लेके आए, बरकतें लेके आए और दुआ करते हैं हम सब कि ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल साबित हो, दुख दलदर जो है वो दूर हो जाएं और हम मुआशी गर्दाब में जिसका शिकार हैं उससे बाहर निकल आएँ और एक अच्छी आसूदा ज़िंदगी की जानिब पाकिस्तान बढ़े। आप अखबारात की हेडलाइंस को देखते हैं, किस तरह उन्होंने किस खबर को किस तरह डिस्प्ले दिया और फिर उसके बाद बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान और वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामी स्कॉलर से मुकालमे के दौरान नौजवान नस्ल की अखलाकी तरबियत पर जोर आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों में शाया है। रोजनामा पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को अहमियत दी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को कानूनी इक़दाम की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ को तलब करे चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा एक्सप्रेस ने इसी खबर को हेडलाइन में लिया। नवाज शरीफ की अदम वापसी, शहबाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत जाएंगे वफाकी हुकूमत। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, नवाज शरीफ वापसी, बहस जारी। वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम इमरान खान के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। करप्शन, जिनसी जराइम से निपटना होगा, मोबाइल फोन से मसाइल दरपेश, मुसलमान नौजवानों पर आज़ाद ख्याली का खतरा मंडला रहा है, वजीर आजम का इस्लामी स्कॉलर से मुकालमा। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, बदनुमान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है, वजीर आजम। नौजवानों की रूहानी अखलाकी तरबियत की जाए, इस्लामी स्कॉलर्स। रोजनामा नई बात ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया, मुआशरा, करप्शन और जिनसी जराइम के खिलाफ लड़े वजीर आजम इमरान खान। द न्यूज़ की लीड स्टोरी है, करप्शन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, पीएम। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, पीएम फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ लिल्ला जेलम कैरेजवे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टॉप स्टोरी है, गवर्नमेंट टू अप्रोच लाहौर हाई कोर्ट फॉर नवाज रिटर्न। इसी खबर को डॉन ने भी फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। अटॉर्नी जनरल टू मूव लाहौर हाई कोर्ट ओवर शहबाज फेक एफिडेविट। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, हंड्रेड्स ऑफ हिंदूज परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एट 100-year-old करक टेम्पल। ये देखिए जी आपने आज के अखबारात की हेडलाइंस और अब एक नज़र डालते हैं अपने प्रोग्राम के रनडाउन पे। शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत जाएंगे चौधरी फवाद हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के बाइस लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का इम्कान। पंजाब सेहत कार्ड का इजरा, फलाही रियासत की तरफ बड़ा कदम। लाहौर में पीपल्स पार्टी का जलसा मनसूख, तहरीक चलने से पहले खत्म। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डान का इदारिया मिसप्लेस रेमेडी और रोजनामा दुनिया में डॉक्टर हसन अस्करी साहब का कालम आलमी सियासत के मौजूदा मसाइल शामिल है और टॉप ट्रेंड पे बात करेंगे वी आर विद यू पीएम खान। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम पीर को आगाज़ करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि हम अचानक नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया में वापस आ गए। 2-3 दिन जो हैं बड़े हेक्टिक भी होते हैं, थोड़ा सा हम ज़रा रूटीन से हटके भी करते हैं, इसलिए मंडे का जो पहला प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा हमें स्लो सा आगाज़ में लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शफीक साहब गरमाएंगे, खालिद क़य्यूम जो है वो गरजेंगे और दूसरा नहीं लेंगे। कल मुझे ना आप बरसेंगे। हाँ, कल मुझे खालिद क़य्यूम याद आए, वो मैंने सकलैन मुश्ताक का वो पढ़ा था कि वो कोचिंग से अलहदा हो गए, तो मैंने कहा कि सकलैन के साथ तो खालिद क़य्यूम मुझे क्यों याद आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि वो सकलैन का तो दूसरा था ना, तो वो अब खालिद क़य्यूम के नाम पे वो रजिस्टर हो रहा है, तो इसलिए ज़रा। अच्छा, मैंने तो दूसरा ख़त्म कर दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त
जो है शफीक साहब ये आप भी बाद का दूसरा इस्तेमाल करना शुरू हो भाई वो क्रिकेट का दूसरा था, ये वर्बल दूसरा है। ये वर्बल दूसरा है। हमने तो आपसे आर्यतन लिया ना दूसरा। एक्चुअली तो ये आपकी वो डोमेन है। मैं दूसरा कर जाता हूँ लेकिन नाम नहीं लेता। अब नहीं लेते आप बिल्कुल ठीक है। गूगली बॉल फेंक देते हैं ऐसी हाँ, हाँ, वो ये ना भी फेंके तो वो जाहिर है समझ आ जाता है। हिस्सा है उसका। कल फवाद साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जी वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए फौरी तौर पे इकदाम किए जाएं। और फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि जामिन थे और उन्होंने क्या कहते हैं ज़मानत दी थी कि वो आएंगे, तो लिहाजा हम जो लाहौर हाई कोर्ट है वो शहबाज शरीफ साहब को भी तलब करें। उन्होंने क्या कहा, एक शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ फिर बात करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो शहबाज शरीफ साहब का मामला था वफाकी हुकूमत, उसमें अगरचे मेरी राय में तो अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना, तो सारे बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुल्ज़म पेश करो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इसमें इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, तो ज़रा मैं इनका कानूनी पोजीशन उनसे पता करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी आपने फवाद साहब की गुफ्तगू सुनी, हम शॉर्ट सुना रहे थे। हुकूमत हाई कोर्ट में जाए और जाके शहबाज शरीफ साहब के लिए कहे कि जी चूँकि इन्होंने ज़मानत दी थी और वो नहीं पूरी हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या अदालत को खुद नोटिस ले लेना चाहिए? क्या सर कानूनी पोजीशन है? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये पेचीदा सा कानूनी मसला है। देखिए, ये कोई आम रूटीन की जमानत नहीं थी। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक उनको भेजने का एक अरेंजमेंट किया था, जो कि वहां पे अगर वो पेश नहीं हुए, उसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे रखा है। अब जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट का जो इशू था, वो उसमें असल में मियां नवाज शरीफ साहब को नैब ने अपनी कस्टडी में दे रखा था, गालबन वो चौधरी शुगर मिल्स वाली इंक्वायरी में। तो जब उनकी मुबैना तौर पर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर वहां पे अप्लाई किया गया बेल के लिए। तो वहां पे जो लाहौर हाई कोर्ट में अरेंजमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि उनको 8 हफ्ते के लिए जो है वो भेजा जाएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उनसे पीरियोडिकल उनकी जो सेहत के बारे में वहाँ के डॉक्टर से रब्ता किया जाएगा, और वो फिर हमारा जो हाई कमीशन है बरतानिया में वो भी उसकी रिपोर्ट वक्तन फवक्तन देता रहेगा। और उसकी जमानत के तौर पर भी तो सर रिपोर्ट वगैरह तो कोई नहीं आ रही, कोई ऐसी अब इतला नहीं है जो पता चले कि उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनकी बीमारी क्या डायग्नोज हुई है, और वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी कोई एविडेंस तो सामने नहीं आ रही कि कतन किसी जगह पे भी। मेरा ख्याल है कि उसमें फिर फेडरल गवर्नमेंट इतना जो है वो नहीं पे बेटर करती। वहां पे फिर नैब जो है वो, क्योंकि नैब ठीक। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी बात। मुझे बताइएगा कि क्या आप कानूनी तौर पे ये कहते हैं कि नैब को जाना चाहिए क्योंकि केस नैब का था? और जो मेरा ख्याल ये है क्योंकि मेरा जाती ख्याल ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस या फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें फिगर आउट नहीं कर रही। नैब जो है वो जा सकती है, वो कह सकती है कि आपने जमानत दी थी और वापस नहीं आए, और जिन्होंने उस पर वो अंडरटेकिंग दी हुई है या बॉन्ड भरा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नैब तो जरूर कर सकती है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस या जो वफाक पाकिस्तान जो है वो इसमें फिगर आउट नहीं। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। शाह खावर साहब हमसे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि नैब को जाना चाहिए क्योंकि नैब के केस में ही तो जमानत हुई थी। देखिए, मैं इससे इतफाक नहीं करता कि हुकूमत या फवाद साहब या XYZ जाएँ कोर्ट में कि भाई इनकी जमानत मनसूख करें, उनको वापस लेके आएँ। अदालतें हर मामले पे सो मोटो लेती हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं अदालतों का,
माजी देखें तो छोटे छोटे मामला पर उन्होंने सुओ मोटो लिया है, लेकिन एक मुजरिम जिसको उन्होंने सजा दी और 4 माह का लीफ दिया कि भाई आप जाएँ इलाज करा के आएँ, वो वापसी का नाम ही ले रहा। वो जो उसका जामिन है वो फवाद साहब ने ठीक कहा, अगर साइकिल चोरी का मुकदमे का जामिन होता है तो उसको ला के टांग देते हैं कि भाई तुम अपना जिसका तुम जमानत दी उसको लेके आओ। लेकिन यहाँ पे जो एक अपना VIP और TIP किस्म का कैदी है, वो कैदी हैं, वो मुलजिम नहीं, वो कैदी हैं। वो कैदी जमानत पे गया और उसको नहीं लेके आ रहे हैं। अब जब देखिए हम आप VIP से आगे TIP भी आ जाएंगे, फिर जो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपसे सवाल करता हूँ कि वो जो अपना जेल में आम कैदी हैं, अगर उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उनके अपने 30-32 पे आए थे, क्या उनको ये फैसिलिटी हासिल होगी? देखिए बेशुमार कैदी जो बीमार हैं, जिनका दिल की तकलीफ़ है, पेचीदा बीमारियाँ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उनको तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं आने देते। तो इंसाफ जो है, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। हम अदालतों का यकीन एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा एक सवाल है अदालतों से, एक आम आदमी जो है वो तो उसको तो अपना डिसिप्लिन नहीं मिलती जेल में, और वो वहीं अपना इलाज के दौरान ही मर जाता है। और एक शख्स जिसको इतना इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, क्या कानून हम ये मैसेज दे रहे हैं कानून जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक आम आदमी के लिए और है? कानून और आइन जब बनता है ना, वो ये नहीं देखता है कि आपकी तबकाती क्या तकसीम क्या है, आपके पास कितना पैसा, आपका पेडेस्टल कितना हाई है। कानून और आइन सबके लिए बराबर होता है। अब ये अब हमारी अदालतों को चाहिए कि हुकूमत को इसमें कोई तकलीफ नहीं करनी चाहिए, नैब को कोई तकलीफ नहीं करनी चाहिए। अदालतें खुद सुओ मोटो लेंगे, भाई आप कहा, हमने उसको उनको इजाज़त किसने दी थी? नैब ने, हुकूमत ने दी थी, अदालत ने दी थी ना। उन्होंने अदालत को तौहीन की, अदालत को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अदालत खुद सुओ मोटो ले और लेके आए। और सबसे शहबाज शरीफ जैसे फवाद साहब ने कहा कि उनके बीवी बच्चे पकड़ लेते जब तक वो बंदा हाजिर नहीं होता, तो शहबाज शरीफ तो यहाँ है, उनसे पूछे भाई कहाँ आपके भाई, आपने जमानत दी थी? लेकिन यार वो VIP अपन कहती हैं, और जब VIP और TIP का मामला चलता रहेगा ना, इस मुल्क में इंसाफ और निज़ाम अदल जो है वो, और जब उसमें मसावी नहीं होगा तो फिर उसमें डिफरेंसेस आएंगे, फिर उसमें और तबकात पैदा होंगे, फिर लोग जो है वो अपना हक खुद लेना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं पीछे जो अपने एहतजाज हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो फिर ये माशरे में जो ये बेचैनी बढ़ेगी और उसके नतीजे में धरने और ये और वो ऐसी चीज़ें आएंगी। तो इसमें अदालत को नोटिस होना चाहिए, हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं करनी चाहिए। सलमान साहब, शफीक साहब ने जो बात की है तो उसके मुताबिक तो फिर ये है कि एक इम्तहान तो हमारा भी है ना अदलिया का भी, कि वो खुद भी तो इस बात को देखे ना कि मुल्क के अंदर एक तासुर क्या बन रहा है किसी चीज़ का। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ भी दोहरा मेयार होगा और दोहरा निज़ाम होगा, वहाँ इस तरह के तजादात हमें अपनी सियासत में देखने को मिलते हैं। एक बात देखिए, ये बहस बेमानी है कि जी अदालत को खुद नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को जाना चाहिए। पहला सवाल तो बुनियादी तौर पर यह है कि जब वो गए हैं तो उनको वापस आना चाहिए था, और वापस नहीं आना चाहते थे तो कोई दरख्वास्त जमा कराते। वो तो जिस ढटाई के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, वो ना सिर्फ हमारी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ना सिर्फ हमारी रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं, ना सिर्फ वो हमारी हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ कानून की हुक्मरानी का भी बुनियादी तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि उनके नज़दीक इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो अपनी मनमानी के साथ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जाएँ जो मर्जी करना है आप कर ले। और फिर जिन्होंने जमानत दी उनके ऊपर भी कानून लागू नहीं हो पा रहा। और देख लीजिए जिस अंदाज से ढटाई के साथ हम बैठे हुए हैं, यहाँ ये बहस हो रही है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर अदालत खुद नोटिस नहीं लेती तो ये तो फिर हुकूमत का भी तो मसला है ना, कि हुकूमत खुद जाके नॉक करे कि भाई आपने तो इजाज़त दी थी ना, हमने आपके कहने पे उनको भेजा था ना, अब आप उनको बुला ले। अब मसला ये हुआ कि ये सारी बहस कब शुरू हुई? जब नवाज शरीफ साहब ने वापसी के ऐलान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप आइए यहाँ आके कानून का मुकाबला कीजिए। अदरवाइज फिर हम उनसे पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से भी, आपने तो जमानत दी थी। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला वो तो ठंडा पड़ गया सारा का सारा। अब ये बयानबाजी जो गुफ्तगू चल रही है, अच्छी बात है कि हुकूमत जाए और जाके अदालत का दरवाजा खटखटाए। अदालत को भी सोचना चाहिए कि वो किस हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन करे इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन नई खबर तो ये आई है कि जो ये पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कि नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर जो है सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से भी फरार का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें माजी में भी होता रहा है। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि वो पाकिस्तानी रियासत के कानून की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जिस ढटाई के साथ वहाँ पर बैठ के सियासत कर रहे हैं, और जिस ढटाई के साथ साबिक सफ़ीरों के साथ मुलाकातें करते हैं, और जिस ढटाई के साथ वहाँ पर बैठ के सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी रियासत का
और रियासती कवानीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो साबिक वज़ीर आज़म हो, वो जिस तरह का रवैया वहाँ पर इख्तियार कर रहा है, उस पर हमारी अदालतें खामोश है, बिल्कुल हमारा ठीक कानून खामोश है, हमारा कानून बेबस नजर आता है, और फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं जी हमने इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी को कायम करना है। ठीक ठीक। खालिद साहब, जो इतलात हैं कि मियाँ साहब के पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई, तो फिर उन्हें डिपोर्ट होना पड़ेगा लंदन से, तो ये सऊदी अरब सफ़ीरों से मुलाकातें ये उस सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, उन्हें पता कि यहाँ तो मुझे फिर अदालतों को फेस करना पड़ेगा। देखिए राणा साहब, 2019 में लाहौर हाई कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाज़त दी थी, और सिर्फ 4 हफ्तों के लिए इजाज़त दी थी, और अब 2 साल जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। और इस दौरान जब समाअत हो रही तो नवाज शरीफ साहब ने एक तो अंडरटेकिंग बराह रास्त खुद अपनी तरफ से अपनी हैंड राइटिंग के जरिए खुद लिख कर दी कि वो वापस आ जाएंगे, जिस तरह वो पहले भी वापस आ गए थे। तो दूसरी अंडरटेकिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, और इन दोनों जो अंडरटेकिंग्स थी इनकी वायलेशंस हो रही है। देखिए, नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान वापस उस वक्त तक नहीं आना चाहते जब तक उन्हें वाज़े तौर पर शफीक साहब को बड़ी यकीन दहानी जो है वो नहीं मिल जाती कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनके मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आएँ तो उनका तमाम जो रास्ते हैं वो साफ हों, उनके मुकदमात ख़त्म हो चुके हों, जिस तरह माजी में भी उनके मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में ख़त्म हुए, सबके सामने हैं। तो वो इस तरह का ऐसा माहौल चाहते हैं कि जिसमें उनको वापसी पर कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन ऐसी कोई पेशरफ जो है वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आती। तो इस सूरत हाल में अब हुकूमत ने फैसला किया है कि उनके पास जो मुमकिना ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, उसका जो है फैसला हुकूमत ने किया है, जिसका आधार वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने किया। राना साहब, ये जो लाडले डोले हमारे निज़ाम में, हमारे मुल्क में, यानी एक कानून जो आम आदमी के लिए वो एड़ियाँ रगड़ता रहे, मरता रहे, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, और एक तरफ ये जो लाडले डोले जो ये शरीफ बरदरान है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जितना रिलीफ इनको मिला है किसी को नहीं मिला, फिर आम आदमी का निज़ाम इंसाफ पे कोई एतमाद बहाल रहेगा? बड़े देखिए, बड़े शफीक, हम चारों जो हैं इसी बात पे तो कुड़ रहे कि अगर इस मुल्क में 2 निज़ाम हो, एक निज़ाम अमीर के लिए और ताकतवर के लिए हो, और एक निज़ाम हम जैसे माड़ों के लिए हो। देखें ना कितनी दुख और तकलीफ़ की बात है कि एक कन्विक्टेड शख्स के मुतालिक यहाँ पे उसके बैठे हुए जो चेले हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे, वो यूँ करेंगे, वो यूँ करेंगे। क्या कोई हम में से एक बंदा भी जो किसी मामूली जुर्म का शिकार हो जाए तो क्या हमें वो प्रोटोकॉल अदालतें देंगी जो इन लोगों को मिल रहा है? और दूसरी चीज़ ये, मैं बसद एहतराम, मेरा पूरा यकीन है अपने अदालती निज़ाम पे, मेरा पूरा यकीन है कि वो पूरी तरह से इंसाफ फराहम करता है पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन वो जो 2 रुकनी बेंच था जिसने इन्हें भेजा, मैं समझता हूँ कि उस बेंच को भी रिएक्ट करना चाहिए, उन जजेस को भी, क्योंकि उनके अप्रूवल से वो बाहर गए थे, तो उनको भी इस पे वो करना चाहिए कि भाई वो क्यों नहीं आ रहे। और ये जो नैब जाए या हुकूमत जाए, जो आप कह रहे हो, मैं 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से कि कोई भी क्यों जाए, अदालती निज़ाम जो है वो हमारा कहाँ पे है, वो क्यों नहीं खुद रिएक्ट कर रहा है और इस बात पे कि वो तो उन्हें क्यों नहीं तलब करा शहबाज शरीफ को कि भैया आप आए, आपने जमानत दी, लिख के दी, तो अब आप बंदा पेश करें। लेकिन मुझे जो जिस बात का खौफ है ना वो ये कि आहिस्ता 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 हम शायद, इमरान खान मुसलसल एक जुमला कह रहे हैं कि जी इनका जो एहतसाब और जो कानून है वो बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं ये कोई भी नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे खुद वज़ीर आज़म साहब के हाथ जो है ना वो भी इतने वो नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। हज़ारों केस, लाखों केस जो हैं ऐसे हैं जो फौरी फ़ैसले के मुंतज़िर हैं और उनका हल होना चाहिए। हम अदालतों का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उन पर प्रेशर है और बहुत सारे केसेस का, लेकिन कुछ प्रायोरिटी के ऊपर ऐसे केसेस हैं जिसकी कौम खुद चाहती है कि फैसले हो, लोगों को पता चले। आप कहते हैं उनमें प्रेशर है और केसों का, जब इनको रिलीफ देना होता है तो आउट ऑफ द वे इनकी अपना अपीलें सुनी जाती हैं,
आउट ऑफ द वे इनको अपना लाखों केस लटके होते हैं, लेकिन जब ये लाडा डोले आते हैं तो सब केस पीछे छोड़ के इनको आगे सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये बकौल सोहेब है कि खुला तजाद नहीं है। मैं ये हाँ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो लेकिन भाई अब क्या करें, ये पाकिस्तान है, बकौल सोहेब राय साहब की कंपनी यही चलेगी। अच्छा सर, इतलात ये हैं कि जो KPK के बलदियाती इंतखाबात हैं उसका दूसरा मरहला जो है वो मुलतवी हो सकता है, और तमाम अखबारात ने इस खबर को बड़ी अहमियत दी है, तमाम ने अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है। खबरें के अंदर जो है इसके हवाले से है कि PDM का जो लॉन्ग मार्च है मुलतवी होने का इम्कान। राणा साहब, इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो सकते। मैं PDM के लॉन्ग मार्च की बात कर रहा था, वो मेरी जबान फिसल गई, वो चौथे पे चली गई। चलो हमारी ड्यूटी में शामिल है सर, जो है शुक्रिया। आपकी। अच्छा ये बताएं कि ये जो लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है शफीक साहब, कल फजलुर रहमान साहब तो कह रहे थे जी मार्च में हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन KPK के अंदर इंतखाबात भी हैं, तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि मामला थोड़ा सा ठूस होता नजर आ रहा है। आप देखें, फवाद साहब ने चांद देखने के हवाले से कहा था कि साइंटिफिकली चले, साइंटिफिकली चले और देखें कि साइंस में हर चीज़ मौजूद है, कब चांद का तुलू होता है, कब उसको इस काबिल होता है कि उसको आप देख के अपने मजहबी फ़राइज़ अदा कर सकें। अब ये PDM जो मौलाना फजल रहमान साहब ये कैलेंडर नहीं देखते, ये अपनी ख्वाहिशात को सामने रखते हैं कि हमने जनाब 23 मार्च क्योंकि बड़ा दिन होता है, उस दिन लोगों की तवज्जो होगी, पूरी मीडिया की, पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम 23 मार्च को तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, जो मैं अपने करारदाद पाकिस्तान की, और ये अपना लुच तलते हैं। लुच तलते कहते हैं पंजाबी में। जी जी जी, इसका उर्दू मुझे बताइए क्या है? ये लुच हर जबान में ना इसी तरह तला जाता है। अच्छा, तो अब देखें ये कैलेंडर नहीं देखते, ये नहीं देखते कि आगे पीछे क्या है, बारिशें हैं, सैलाब है, रमज़ान है, रोज़े हैं, उसके बाद रोज़े भी रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो ये सारा जो प्लानिंग करते हैं ना, ये अपनी ख्वाहिशात पे करते हैं। मुझे पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आप ना 23 मार्च रखें, तो उस पर इतराज़ हुआ। उनके अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि 23 मार्च को तो लोग अपना करारदाद पाकिस्तान मनाते हैं, उसका याद मनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये हिट होगा, जब 23 मार्च का जिक्र आएगा साथ आपका एहतजाज का भी जिक्र आएगा। ये इनकी सोच है, और ये भूल गया कि भाई इसमें बलदियाती इंतखाब भी आने। अगर जो पार्टी है ना, सियासी पार्टी हैं, वो प्लानिंग करती हैं, तो वो प्लानिंग से चलती हैं। अब ये इनकी प्लानिंग ये है कि अपने एहतजाज को ये नहीं देखा आगे क्या हो रहा है, कि रमज़ान आ रही है और इसी तरह मुल्क चलाएंगे और मुल्क चलाते रहें। तो अब इनको क्या कहें कि बस बजाय इसके कोई चीज़ों को देखने के और उसकी साइंटिफिकली देखने के और कैलेंडर देखने के, ये ज़ाती ख्वाहिश और ज़ाती है ना। अब देखें नवाज शरीफ की क्या ख्वाहिश है कि 23 मार्च लोग डिस्कस करेंगे, साथ आपके इसको लॉन्ग मार्च को डिस्कस करेंगे। ये इनकी सोच, ये इनकी अप्रोच है। बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई, क्या PDM वाकई सीरियस थी मार्च के ऐलान में? क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ों के ऐलान किए, हम यूँ करेंगे, पिंडी जाएंगे, आर या पार, और अब इस तरह, तो क्या वो सीरियस थे या उन्हें पता ही नहीं था कि बलदियाती इंतखाबात? 3.5 साल को रिव्यू करें ना, तो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन जमातों की तरफ से जितने भी दावे किए गए, वो उनकी नोयत जो है वो ख्वाहिशात और जज्बातियत पर मबनी थी। हकायक उसके बिल्कुल बरक्स थे। आपको याद होगा जिस वक्त इस्तीफों की बात आई थी, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि ना पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, ना PMLN इस्तीफे देगी। दोनों बड़ी जमातें मौलाना फजल रहमान के हाथों ट्रैप नहीं होना चाहती। और फिर जिस वक्त पीपल्स पार्टी को ने इस्तीफे ना दिए, उनको बाहर निकाल दिया गया, तो फिर PMLN के अंदर के लोगों ने भी कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। ये जो लॉन्ग मार्च था, इसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं था। इसी अदम इत्तेफाक की वजह से मौलाना को सोलो फ्लाइट करनी पड़ी इस्लामाबाद, लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किया था, फिर उनको खत्म करना पड़ा। अब भी आपको मैं बताऊं, ना तो पीपल्स पार्टी PDM के साथ खड़ी है इस मामले के ऊपर, ना शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कोई लॉन्ग मार्च हो, ना कोई और चाहता है। अब ये लॉन्ग मार्च सिर्फ मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी लेकिन KPK के इंतखाबात के बाद मौलाना को भी अब अंदाजा हो गया कि इस वक्त अब जो है ना लॉन्ग मार्च हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम तो इक़्तिदार के खेल का हिस्सा बन गए हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में उनके अच्छे खासे लोग जीत गए। और फिर आप देखिए, ये तो क्रेडिट दें, अगर ये इलेक्शन मार्च में हो रहे हैं तो मौलाना को तो एक सेफ पैसेज मिल गया कि जनाब वो जो लॉन्ग मार्च है वो इस बुनियाद पे मुलतवी हो जाएगा कि चलो वहाँ पे तो उस वक्त गहमा गहमी चल रही होगी इलेक्शन की, तो वो कहाँ पे लॉन्ग मार्च करेंगे। और अब तो वो बड़ी शान शौकत से उतरेंगे दूसरे मरले में, क्योंकि उनका ख्याल है पहले मरले में उनको कामयाबी मिली है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई लॉन्ग मार्च यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बार बार कहा है कि 2022 जो है
ये सारा का सारा इलेक्शन ईयर के कॉन्टेक्स्ट में गुजरेगा और एक दबाव डालने की पॉलिसी होगी। वो दबाव डालने के 200 तरीके उनके पास होंगे, लेकिन ये जो था ना कि हतमी लॉन्ग मार्च, हुकूमत गिराओ, इस वक्त मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की कोई जमात हुकूमत को गिराना चाहती है और उनको पता है कि अगर इस वक्त हुकूमत गिरी तो ये नुकसान हुकूमत से ज्यादा इन अपोजिशन जमातों का ठीक। होगा। खालिद साहब, जो बात मैं सलमान साहब से पूछ रहा था, वो वाकई ये संजीदा भी थे लॉन्ग मार्च के लिए या नहीं, है ये सिर्फ वो जैसे फूके फायर होते हैं माजी में और जिस तरह वो करते रहे, हम इस्तीफे दे देंगे, आर्या पार पिंडी जाएंगे और ऐसा कर देंगे। अब मेरा ख्याल है कि ये भी ऐलान उसी तरह का और अब इसका अंजाम भी साफ नज़र आ रहा है। देखिए राणा साहब, जिस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग मार्च का दूसरी बार ऐलान हुआ, पहली बार तो 1 साल पहले भी हुआ था, और फिर आपने देखा कि वो जो ऐलान किया गया वो लॉन्ग मार्च ना हो सका, बल्कि 2 पार्टियां जो हैं अब वो पीडीएम से बाहर हो गई, पीपल्स पार्टी और एएनपी। तो ये जो ऐलान था, इसमें जो बड़ी पार्टी थी नून लीग, वो इस लॉन्ग मार्च के ऐलान के भी हक में नहीं थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के प्रेशर में, दबाव में आकर उन्होंने ऐलान की हद तक जो है अब वो इत्तेफाक किया था। और उसमें दूसरा आप देखें कि जो मौसम होते हैं, मौसम और हमारे जो मजहबी फ़राइज़ और त्यौहार होते हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा एक अमल दखल होता है। तो देखिए कि जब केपी के अंदर बलदियाती इंतखाबात का ऐलान किया जा रहा था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी ये नहीं देखा कि केपी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शदीद सर्दी में जो है वो बर्फ़ की जद में रहता है। और दूसरा जो हमारी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, इन्होंने भी नहीं देखा कि इस वक्त मौसम के हालात क्या होंगे। और वहाँ उस वक्त तो अगर आगे जाकर देखें कि साथ ही रमज़ान और मुबारक भी शुरू होगा, तो फिर रमज़ान में तो कोई मूवमेंट इस तरह की नहीं चल सकती। और हमने शफीक साहब इसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये रमज़ान में भी नहीं होगा, और फिर उसके बाद रमज़ान के बाद मई में जाकर फिर जो है गंदम की जो है कटाई शुरू हो जाएगी, तो वहाँ उस वक्त भी नहीं हो सकेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका जो बड़ी सियासी अनाउंसमेंट्स होती हैं, माजी में हमने देखा कि इन सारे मामलात का हमेशा ख्याल रखा जाता है और इनको सामने रखकर इस तरह के बड़े ऐलान किए जाते हैं। अब इसाक साहब ये बताइए ना, ये जो खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान है, जो सबसे ज्यादा हामी थे और पुरजोशियत जिनमें पाई जाती थी, वो तो मौलाना फजलुर रहमान थे। अब आपने देखा जब से ये केपीके के इंतखाबात हुए, मौलाना की बयानबाजी में भी बड़ा फर्क आ गया। हाँ, देखिए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लॉन्ग मार्च, ये वो सारे हम इस बात पे मुत्तफिक हैं, ये सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। मैं आपको शफीक साहब, जब ये अभी ज़िमनी बजट पेश हुआ है, इट वाज द डिसाइसिव मोमेंट ना कि अपोजिशन सामने खड़ी होती और ये होता। बिलावल भुट्टो कहाँ थे उस इजलास में? शहबाज शरीफ कहाँ थे इजलास में? आसिफ जरदारी कहाँ थे इजलास में? क्यों नहीं थे? उन्हें वहाँ होना चाहिए था ना। वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि अब अपोजिशन ये बात तस्लीम कर चुकी है कि कंपनी यही चलेगी और इस कंपनी दे विच सानू जिहड़ी तनख्वाह मिलती है असी उसी पे काम करेंगे। फजलुर रहमान साहब का मसला ये है और अपोजिशन का कि किसी ने हाफिज साहब से पूछा कि हाफिज साहब हलवा खाएंगे, तो उन्होंने कहा तो अंधे किस लिए हुए थे अगर हलवा ही नहीं खाना मैंने। तो अगर ये लोग ये बयानात नहीं देंगे तो इनकी हलवा मांडा कैसे चलेगा? लिहाजा ये सियासी बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें खुद पता है कि हमारे साथ 10 बंदे बाहर नहीं निकलेंगे यार, तो वो हम लॉन्ग मार्च किस तरह करना है? लॉन्ग मार्च के लिए मैं ये नहीं कह रहा, लॉन्ग मार्च के लिए देखें, अब पीटीआई ने जब किया तो लोग शदीद सर्दी के अंदर इस्लामाबाद की ठिठुरती सड़कों के ऊपर रातें गुजारते थे। ताहिरुल कादरी साहब ने जब एक दफ़ा धरना दिया, पीपल्स पार्टी जब मनाने गई थी, तो छोटे छोटे बच्चे तक सारी रात उस शदीद सर्दी और बारिश के अंदर सड़कों के ऊपर बैठे रहे। लॉन्ग मार्च के लिए जज्बा चाहिए होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब एक दफ़ा लॉन्ग मार्च किया था और जाले जिस तरह निकले थे, जिस तरह उन्होंने उन पर टार्चर हुआ था, जिस तरह उन्होंने सड़कें भर दी थी, तो लॉन्ग मार्च खाली लफ्ज़ों की जगलरी से नहीं होता। लॉन्ग मार्च के लिए आपके अंदर एक विल होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। बिला मकसद आप चाहे जो मर्जी करें। ये आपकी पीडीएम ने खास तौर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लफ्ज़ हतमी, आखिरी, फाइनल की जो आत्मा रोल दिए ना, आप उन्हें कुछ जंतरी ले दें यार, चले वो कैलेंडर पे यकीन नहीं रखते, वो इंग्लिश में है,
कोई जंतरी ले देंगे, देख लें हिसाब तब लगा के, ताकि अपना प्रोग्राम उसके मुताबिक कर लेकर कुछ हेल्प कर दे उनकी आप भी। बिल्कुल, वो सारे औखे काम मैनू कह देता कि तुम कर दो। ये राणा साहब आज एक बड़ी, मैं रोजाना पहले मेरे सवाल के जवाब जी 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 खान साहब, नहीं आप नहीं कर ले जवाब दे, मैं क्योंकि मैंने फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आना है, फिर उसमें इकट्ठा आप दे लेंगे। मैं सवाल नमा ही बात करना चाह रहा हूँ कि आज शफीक साहब आपने भी देखा, आपको मैंने दिखाई सुबह रोजनामा दुनिया की जो सुपर लीड थी मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान था, उसमें आज बहुत बड़ी राणा साहब एक खबर है और बहुत बड़ा यू टर्न है कि उसमें सुपर लीड के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि फौरी जो इंतखाबात हैं उनकी राह में भी बड़ी मुश्किलात हैं और इस्तीफे हम इसलिए नहीं देंगे कि इस्तीफों की ताकत के जरिए हम इनसे हुकूमत लेंगे। बिल्कुल, यानी मान गए ना वो अब इस बात को कि ये अब यही कंपनी जंतरी चलेगी और वो जंतरी मुक गई है जिदे च वो असल डेटा होंदिया था ना। अब देखे ना वो बेचारे फजलुर रहमान साहब बाहर निकलने लगते हैं, आप मार्च के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला करा। यार आप लोग भी तो ज्यादा करते ना, उनको भी तो थोड़ा सा खेल कूदने दें यार बच्चे। आपकी पीपल्स पार्टी, इतना दुख हो रहा है आज सुबह से मुझे। मैं वो क्या गालिब का शेर था ना कि देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। हम तो कह रहे थे लो जी लाहौर में पुठोदे नारे बजेंगे और सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी और हुकूमत के खिलाफ एक वो हो जाएगा। खालिद साहब आपकी पार्टी ने तो जलसा ही मनसूख कर दिया। राणा साहब मैं आपको बताऊं कि आपको फिक्र है, आप परेशान हैं, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो खुश हैं। वो समझते हैं कि लाहौर का जो ज़िमनी इलेक्शन था शफीक साहब NA 133 का, वो समझते हैं कि उन्हें लाहौर में एक बैठने के लिए जगह मिल गई है। हाँ। तो वो तो इतने में भी खुश हैं और वो जलसा जो बिलावल साहब करना चाहते थे आज जो मनसूख कर दिया उन्होंने, वो भी उसी हल्का जो ज़िमनी इलेक्शन वाला हल्का है वहाँ ही करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने भी ये गलती वही की जो PDM ने गलती की कि मौसम और दूसरे चीज़ों को नज़र रखे बगैर फैसला ऐलान कर दिया, तक लाहौर की क़यादत को भी नहीं पूछा। और जिन दिनों में ये जलसे का ऐलान किया गया था उन्हीं दिनों में शदीद बारिशें हैं, तो उस बारिश में सर्दी के मौसम में किसने जलसे में आना था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला किया। अब आगे चलकर फिर वो फरवरी मार्च में किसी जलसे का ऐलान करेंगे, लेकिन करेंगे उसी जगह जहाँ उन्हें जगह मिल गई है बैठने के लिए। ये तो कोई बात ना हुई ना। फिर लीडरशिप और फिर जो डेडिकेशन है, पैशन है, वो कहाँ गया कि जी बारिशें होंगी और ये होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आपको प्लेइंग फील्ड आपकी मर्जी की मिले, आप बारिशें भी रुकवा दी जाए, मौसम भी अच्छा कर दिया जाए और फिर PTI पल्ले से कोई 20-25 हज़ार बंदे भी दे दे कि ये जलसे में बैठ जाएंगे जी, अपना कैंडिडेट भी बिठा दे, अपना कैंडिडेट भी बिठा दे, फिर कोई बात बनेगी। राणा साहब पता है क्या, मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों के बेशुमार विंग है, वुमन विंग, लेबर विंग, ये विंग, वो विंग, स्टूडेंट विंग, पता नहीं क्या क्या विंग। एक मेट ऑफिस विंग भी बना ले वो, और मेट ऑफिस विंग बना के उसमें उससे पूछेंगे भाई बताइए क्या हालात कब साजगार होंगे। सियासी पार्टियां ये मौसमी हालात नहीं देखती। खालिद साहब ने इसका कहा, सियासी पार्टियां जो होती है ना वो मौसमी हालात नहीं देखती। बीबी शहीद ने मौसमी हालात नहीं देखे थे, इमरान खान ने जब अपना इस्लामाबाद का धरना था वो मौसमी हालात नहीं देखे थे। ये जज्बा होता है, बिल्कुल ठीक है आपने, जज्बा होता है। अब बजाय जज्बे के वो ये काउंट कर रहे हैं कि भाई मौसम ठीक होगा तो हम करेंगे। अब बाहर का उन्होंने मार्च का किया था, मार्च में आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाब दूसरा मरहला कर दिया। तो ये अगर देखें ये बहाने होते हैं। बिल्कुल सलमान साहब ने ठीक कहा कि मौलाना साहब को ना केक का टुकड़ा मिल गया है KP में, उनके बल्दियाती अपना दो चार मेयर आ गए हैं तो उन्हें पता है कि वो अब उसमें जा रहे ये इन बल्दियाती इंतखाब को छोटा ना समझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेयर होगा ना, मेयर ये शहर का मालिक होगा। बिल्कुल ठीक। पहले हम कह चुके जैसे यूरोप अमेरिका में मेयर है या लंदन का मेयर उस तरह का मेयर होगा। तो उन्हें वो ना जाग लग गई है। अब उस जाग लगी जब उनके बंदे हल्फ उठाएंगे जाग का दही जमेगा। जब दही जमेगा लस्सी बनाएंगे तो वो मौजें करेंगे। ये उनको एक इक़्तिदार की जाग लग गई है, उसी पे लगे रहेंगे। अब ये धरना, ये लॉन्ग मार्च, ये मार्च, वो मार्च, जब समझे खत्म है। अब देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, तहरीक तो चल रही है सर, ये कहें कि तहरीक नहीं चल रही, क्योंकि इन्होंने एक नई साइंस इंट्रोड्यूस करवा दी है कि 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमने तहरीक चलानी है टीवी टॉक शो के अंदर। और माशाल्लाह वहां पे हुकूमत भी गिर जाती है, हुकूमत बुखला भी जाती है। प्राइम मिनिस्टर के बकौल की हुकूमत अब जाने वाली है, कब जा रही है, डेटे दे रहे हैं। आज कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब के 2022 इलेक्शन ईयर का साल है। कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से तंग आ चुकी है, अवाम का जम्मे गफीर जो है वो इनसे हुकूमत से नाला है। तो तहरीक तो चल रही है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक चलेगी तो 7 से 11 बजे तक ही चलेगी।
नीचे ग्राउंड के अंदर तहरीक नहीं है। ग्राउंड नीचे अगर तहरीक होती तो ये जितनी बड़ी बातें करते हैं दावे की जी महंगाई और ये बाकी चीजें आ गई, तो आवाम का तो जम्मे गफीर जो है वो फिर इनके पीछे लगा होना चाहिए था ना। देखिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि आवाम को इन पर भी एतबार नहीं है। इनकी हुकूमतों ने जिस तरह से गवर्नेंस की है सबको पता है। सिंध में पीपल्स पार्टी 15 वर्ष से गवर्नेंस कर रही है, सबको पता है कैसे कर रहे हैं। तो इनका अपना इत्मीनान लोगों के अंदर क्या है कि लोग इनके पीछे बाहर निकलेंगे, पहली बात बताइए। दूसरी बात यह है कि मौसमों का बहाना बनाते हैं। कभी कहते हैं जी वो फला तारीख, वो आज हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा है ना कि पूरी की पूरी अपोजिशन पसे पर्दा और ओपन पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के मामला तय करने की कोशिश करती है, उन पर उनकी तकिया है। इसलिए वो जो जंतरी आप कह रहे हैं ना, वो जंतरी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो जो डील की जितनी खबरें चल रही थी वो सारी की सारी जो है वो जंतरी जो है ना उसने कोई काम नहीं दिखाया और कोई डील नहीं हुई है। अब सब जो है वो पुरानी तनख्वाह पे काम करके 2023 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं और सबको लग रहा है कि अच्छा जी देखिए ना अब इस्तीफे देने का बेहतरीन टाइम नहीं है, तहरीक चलाने का बेहतरीन टाइम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा सा अपनी हमायत जो है हुकूमत से उठा दे तो हमारे लिए रास्ता निकल आएगा। तो सारी गेम बस यहां तक ही महदूद होकर रह गई। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। और जंतरी और जंतर मंतर के हवाले से बस यही है कि भाई जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिनको दिल लेना आता है, जिनको दिलों के भेद आते हैं, जिन मोहब्बतें आती हैं दिलों की, वो फिर तकलीफ़ें भी उठाते हैं। खाली हलवा खाने वाले जो मिट्ठू होते हैं वो नहीं इनकलाब लेके आते। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, बात करेंगे पंजाब में हेल्थ कार्ड के इजरा के हवाले से। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कि पंजाब में जो हेल्थ कार्ड का इजरा है उसकी क्या सूरत हाल है और ये कार्ड जो है अब तक कौन सी मंजिल पे मौजूद है, कहाँ तक कितना कार्ड तकसीम हो गया। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिर बात करते हैं। पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेजी से जारी है। सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी हेल्थ कार्ड के हामिल मरीज आ रहे हैं। सेहत कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा, खानदान के सरबराह बच्चों का इंदराज यकीनी बनाएं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। तहरीके इंसाफ अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की कौम पे कर रही है, पाकिस्तान के लोगों पे कर रही है। पाकिस्तान के लोगों का हक है हम पे कि हम उनको हर किस्म की सहूलत दें। ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से होता है, इसलिए लोग ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और पंजाब में ओमिक्रॉन के 170 केसेस हैं। वजीर सेहत ने कहा कि लाहौर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 3.8% है। शादी और दीगर तकरीबात में हिफाजती इकदाम मद्देनजर नहीं रखे जा रहे। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद जरूरी है। यदि जी एक रिपोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनसे ज़रा बात कर लें कार्ड के वाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा 3 माह में कार्ड जो हैं वो तकसीम होने, क्या ये हम हदफ हासिल कर लेंगे? 2021 की जनवरी के बाद हमने 2 डिविजन, राजनपुर डिवीजन डीजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन जो है वहाँ मुकम्मल तौर पे कार्ड्स का इजरा कर दिया। तो 7 जिलों को तो ऑलरेडी ये इन कार्ड की सहूलत से मुस्तफीज हो रहे हैं। अब रह गया बाकी, हमने बाकी कार्ड्स किस तरह बांटने, लोगों को हमने एक ऐप शुरू कर दी है। उस ऐप के ऊपर जाके
और अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी रजिस्टर, हम एक्चुअली चाहते हैं कि लोग अपने खानदानों को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि खानदान के सरबराह को कार्ड मिलेगा। अगर कोई जरूरी नहीं है कि मर्द हो सरबराह, अगर खातून सरबराह है तो खातून को कार्ड मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि मैं कुछ अखबारात देख रहा था, मीडिया में भी आ रही थी कि कार्ड के इस्तेमाल के हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन थी कि जो गरीब आदमी है वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इस तरह की कुछ वो स्पेकुलेशंस थी कि वो कार्ड वो लेके उसको कुछ पैसे देके और अपना वो पूरा उसके ऊपर का पैसे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब क्या होमवर्क है? मेरा ख्याल अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। अभी तक हम लोग एक मुसलसल, हमारा अपना डिपार्टमेंट है PHIMIC, जो ये जो पंजाब हुकूमत ने अपना जो इनिशिएटिव्स, हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, उनकी कंपनी है जो मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। 97% सेटिस्फैक्शन रेट आ रहा है हमारे पास लोगों का कार्ड के इस्तेमाल के ऊपर। कल ही बल्कि एक निजी अस्पताल में हमारे सेक्रेटरी साहब गए और उन्होंने जाके जब वहाँ पता किया तो बहुत अच्छी बात, जो खुशाइन बात थी कि लाहौर के एक निजी अस्पताल के अंदर पिछले माह ही यानी दिसंबर के महीने के अंदर 500 कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर्स हुए। जी ठीक है। अगर मैम कोई इस तरह की शिकायत आई तो क्या क्या तय किया आपने कि क्या एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए जी, मकसद ये है, हमने इसको आउटसोर्स किया है। ये जो सारी सहूलत है ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर करेगी, क्योंकि हमने उनको पैसे देने, उन्होंने इंश्योर करना, घपला हुआ तो उनके मद में होगा ना, क्योंकि दे आर द वंस हु टू पे द बिल्स। वो इस बात के लिए उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हुई और वो बहुत विजिलेंट है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब खालिद साहब, आप कुछ कार्ड के ऊपर मुझे कह रहे थे कि आपके पास कुछ थोड़ी सी इस पर बात करने का वो है एक। देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो रियासत मदीना का तस्वर है शफीक साहब, और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का जो उनके ज़हन में एक खाका है, ये जो प्रोग्राम है उसकी तरफ जो है सबसे बड़ा जो है वो आप कदम इसको करार दे सकते हैं। और सिर्फ पंजाब के अंदर जो है 400 अरब रुपए के जो फंड्स हैं इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। और पंजाब की जो 11.5 करोड़ की जो आबादी है, जो शहरी है, तमाम शहरियों को बिला तफरीक जो है ये सहूलत जो है सेहत कार्ड की ये फराहम की गई है। और उसके तहत 3.5 करोड़ जो ख़ानदान हैं और ख़ानदानों के जो सरबराह हैं उनको ये कार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा एक इनकलाब है हेल्थ के हवाले से, जिसका वादा PTI की हुकूमत ने, PTI की क़यादत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन में किया था, वो वादा जो है वो सेहत को सबसे नंबर 1 तरजीह देने का वो पूरा कर दिया। ठीक है। अच्छा, आज रोजनामा डॉन का आज इदारिया भी शफीक साहब अ मिसप्लेस्ड रेमेडी है और इसमें उन्होंने इस सेहत के हवाले से और कार्ड के हवाले से ही गुफ्तगू की है। और उनका ये कहना है कि ये जो हमारा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िलाई हस्पतालों का, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन ये बात यकीनी बनाई जाए कि कार्ड सब तक पहुँचे। और ये डेफिनेटली ये एक मिसप्लेस्ड रेमेडी है जो पिछले 75 सालों से हमें नहीं मिली और ये अब मिली है। डॉक्टर साहब देखें, ये जो हेल्थ सेंटर जो हमारे ना, जो देहात में है, जी जी, फिर अब तहसीलों में आए, जी जी, फिर फिर अजला में आए, फिर डिवीजन में आए, ये एक मजबूत निज़ाम है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है डॉन के जरिए के हवाले से कि इसको जब तक नीचे तक नहीं लेके जाएंगे ना, डाउन स्ट्रीम तक लेके जाए, उस वक्त तक ये लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। अगर सिर्फ शहरों में रखेंगे तो शहर तो पहले बेशुमार सहूलतें हैं, इसको नीचे तक ले जाएं, जहाँ को आपको जो आपने देखो देही सेहत मरकज़ आपको याद होगा, देही सेहत बुनियादी यूनिट अब भी हैं, बेशुमार हैं, लेकिन वो फाल नहीं है इस कार्ड के जरिए, क्योंकि इसमें उनका आउटसोर्स किया। अच्छी बात है, आउटसोर्स किया, इसमें हुकूमत को कोई उसमें दमल दखल नहीं है। इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसमें हिस्सा ले इसको ऑपरेट कर रही है, तो उन्हें चाहिए कि उसको नीचे तक ले जाएं, देही मरकज़ तक ले जाएं, ताकि जो हमारे जो देहात में लोग हैं ना वो भी मुस्तफ़ीद हों। हमारी देखें ना 60-70% आबादी हमारी देहात में रहती है। अब इसको अगर शहरों तक महदूद रखेंगे और देहात तक नहीं लेके जाएंगे तो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो इम्पैक्ट होना चाहिए। और शहर में आप मैं सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट बड़े
शहर हैं या तहसीलें हैं, वहाँ तक तो इलाज की अपने सहूलतें हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जो बुनियादी सेहत मरकज़ जो है या हेल्थ यूनिट जो है उसमें तो डॉक्टर नहीं, अमला ही नहीं है। बिल्कुल ये अगर उन्होंने आउटसोर्स किया तो उसके नीचे तक ले जाएं ताकि हमारे जो हैव नॉट्स हैं उनको भी ये इसकी सहूलत हासिल हो। वेल सेड यार। अच्छा, हसन अस्करी साहब का रोज़नामा दुनिया में कालम है और उन्होंने रूस अमेरिका ताल्लुकात, अमेरिका ईरान ताल्लुकात, अमेरिका चीन ताल्लुकात, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात, इन पे एक रोशनी डाली है कि जो आलमी सियासत है उसके इस वक्त बेसिक मसाइल क्या हैं और पाकिस्तान को चीन से मोहब्बत के नतीजे में अमेरिका किस तरह टफ टाइम दे रहा है, क्या प्लान किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका और चाइना ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में एक नई पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जन्म ले रही है, उसके नतीजे में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान चीन ताल्लुकात जितने मौसर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका की रिजर्वेशन उतनी आ रही है। इसी तरीके से ईरान के साथ ताल्लुकात, रूस के ताल्लुकात और फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर भी हमें बड़े मसाइल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है ना वो पाकिस्तान पर आ रहा है। ये जो पाकिस्तान पर इस वक्त एक बड़ा दबाव बढ़ रहा है ना अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें देखिए इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को बुनियाद बनाया जा रहा है और फिर ये कि जी पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। FATF का मसला आ जाता है, फिर अकलियतों के मसाइल को बुनियाद बनाया जा रहा है, फिर ये सियासी आज़ादियाँ हैं और ये मीडिया की आज़ादियों की बातें, ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान पर एक दबाव डालने की कोशिश है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दबाव में लाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा शौकत तरीन का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि ये जो IMF का बहुत बड़ा प्रेशर आया है ये इस वजह से आ रहा है कि अमेरिका का हम पे बहुत दबाव है और अमेरिका IMF पे असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी शराइत जो है, कड़ी शराइत हमें देखनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उस तब्दीलियों के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि उसके ऊपर एक बड़ी मीडिया वॉर की जाए और ये जो कहा जाता है ना कि ये एक हाइब्रिड वॉर है, डिजिटल वॉर है, इस वॉर के जरिए पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका की एक तुफैली रियासत के तौर पे तो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर वो अमेरिकी एजेंडे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने ताल्लुकात एक रीजनल पॉलिटिक्स में डेवलप करने की कोशिश करता है, चाइना से डेवलप करने की कोशिश करता है, अमेरिका को जो है ना वो एब्सोल्युटली नॉट का सिग्नल देता है, तो फिर ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान पे एक प्रेशर जो बढ़ रहा है वो उसकी एक बड़ी वजह आलमी हालात में जो तब्दीलियां हैं वो भी हैं। बिल्कुल ठीक। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी। टॉप ट्रेंड जो था ट्विटर का, वी आर विद यू PM खान, और जो सलमान बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को टफ टाइम देना चाहता है, जाहिर है उसके टूल्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है और इस तरह के हालात मुल्कों के कर दिए जाते हैं कि हमें वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब से आज जो लोगों की मोहब्बत है उसकी वजह शायद एक ये है कि गैरत की कीमत तो देनी पड़ती है। इस बात को तो तय करना पड़ता है कि कौमें कशकोल थामे कब तक ज़िंदा रह सकती हैं। ये भी फैसला करना पड़ता है कि क्या कौमों की ज़िंदगी के अंदर इसी तरह रुसवाई रखी जाती है। इमरान खान तो वो जंग लड़ रहे हैं जो शायद ये 5 साल की जंग ना हो या 10 साल की जंग ना हो, ये नस्लों की जंग है। अगर आज हम इस काबिल हो जाते हैं और तय कर लेते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है तो क्या मुश्किल है। ज़िंदगी दुनिया में कौमों की लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, पाकिस्तान को भी है। इसीलिए लोग कह रहे हैं, नौजवान नस्ल कहती है कि वी आर विद यू PM इमरान खान साहब, और कीप इट अप। पाकिस्तान के लिए अच्छा काम होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।